नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे। अभय सर नमस्कार। कल दूसरे दौर का मतदान समाप्त हुआ। एक प्रवृत्ति जिसकी तरफ बार बार एक ध्यान दिलाया गया विश्लेषकों के द्वारा, और ये काफी स्पष्ट भी थी कि मतदान प्रतिशत में कमी आ रही है। कल भी वो प्रवृत्ति सामने आई। हालांकि दक्षिण के राज्य में और पूर्वोत्तर में उतना ज्यादा शायद मतदान प्रतिशत नहीं गिरा जितना उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में। इसे हम कैसे देखें, इसके बारे में हम किस तरीके से समझ बनाएं? देखिए, चुनाव के पहले ही जो सर्वेक्षण वगैरह आए थे, जनता की जो राय आई थी, उसी में ये दिखने लगा था कि मतदाताओं के बीच में राजनीतिक दलों को लेकर और खासतौर से सत्तारूढ़ दल को लेकर एक तरह की उदासीनता है। लेकिन तब हम लोग इसका मतलब ये नहीं निकाल पाए थे कि लोग मतदान करने बहुत कम निकलेंगे, ये नहीं निकाल पाए थे, क्योंकि हमें अभ्यास पड़ गया था कि हर चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ रहा था। 2009 के मुकाबले 2014 में मतदान प्रतिशत बढ़ा था। 2014 के मुकाबले 2019 में मतदान प्रतिशत बढ़ा था। विधानसभा चुनावों में भी लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ रहा था। तो ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मतदान प्रतिशत गिर जाएगा। बावजूद इसके कि जो सर्वेक्षण थे, उन सर्वेक्षणों में विभिन्न प्रश्नों के अंदर जिस तरह की राय आ रही थी सैंपल से निकलकर, उससे ये बात निकल रही थी कि मतदान प्रतिशत इस पर गिर सकता है। लेकिन हम लोग इस बात को नहीं पकड़ पाए। अब इसके मैं दो उदाहरण आपको देता हूं। पहला उदाहरण देता हूं मैं आपको लोकनीति CSDS का सर्वेक्षण। लोकनीति CSDS के सर्वेक्षण में जैसे कि संजय जी ने दिखाया है, और उन्होंने वहां पर इंडिया इंटरनेट सेंटर में एक अपने व्याख्यान में इस चीज की व्याख्या भी की उन्होंने। संजय कुमार जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट मिल सकते हैं, लेकिन इन 40% वोटों में से 12% वोट ऐसे हैं जो कि भाजपा को अगर वोट देंगे तो अपनी आपत्तियों के साथ देंगे, हिचक के साथ वोट देंगे। ये भाजपा के पक्के निष्ठावान वोटर नहीं है। सवाल यह है कि एक पार्टी जो पिछले 10 साल से सत्ता में है और अधिकतर राज्यों में उसकी सरकार भी है, खासतौर से अपने बहुत ही विशाल प्रभाव क्षेत्र में, उत्तर भारत, पश्चिमी भारत और मध्य भारत में, उसके मतदाता मंडल में ये 12% का बहुत बड़ी संख्या उसके प्रति अनमनी क्यों है? वो केवल तभी उसे वोट देने के लिए तैयार है जबकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प न हो। दूसरा विकल्प मिलते ही वो उसको वोट कर देगी, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगी। यानी 40 में से केवल 28% वोटर ही ऐसे हैं जो कि भाजपा को निष्ठापूर्वक, प्रसन्नता के साथ वोट देंगे। इसी से अंदाज लगता था कि एक तरह का भारतीय जनता पार्टी के वोटरों में एक अनमनापन है मौजूद। फिर इसी तरह का एक और आंकड़ा है जो कि सी वोटर में मिलता है। इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं नई परख के मंच पर, कि जब लोगों से पूछा गया कि भाई आपकी समस्याएं कौन पार्टी हल कर सकती है, तो 32% लोगों ने कहा कि भाजपा हल कर सकती है। तो जाहिर है कि अगर 32% आंकड़ा सही माना जाए तो भाजपा का पिछले चुनाव में तो वोटर 38% था, 37.8% था। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि 6% वोटर जो है ना, वो कम मान रहा है। ऐसा 6% वोटर कम है जो मानता है कि भाजपा उसकी समस्याएं हल कर सकती है। तो 18% वोटरों ने कहा कि कांग्रेस उनकी समस्या हल कर सकती है, और 46% वोटरों ने कहा, 46% वोटरों ने कहा कि कोई भी पार्टी हमारी समस्या नहीं हल कर सकती। जाहिर है पिछले 10 साल से सब जगह भाजपा का ही बोलबाला है। भाजपा की केंद्र में सरकार है, अधिकतम राज्यों में भी भाजपा की सरकारें हैं। तो उम्मीद लोगों को भाजपा से ही ज्यादा रही होगी, तो उम्मीद टूटी भी भाजपा की वजह से है। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर सत्तारूढ़ दल के प्रति उदासीनता है। मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि ये उदासीनता का कुछ प्रतिशत विपक्ष के प्रति भी है। विपक्ष भी मतदाताओं के बीच में, मतदाताओं को कोई उम्मीद बढ़ाने में नाकाम रहा है, और उसने भी मतदाताओं के बीच में कोई तरंग नहीं पैदा कर पाई है। लेकिन ये दोनों जो सर्वेक्षण से निकले हुए जो अवलोकन हैं, ये अवलोकन बताते हैं कि इस आज की तारीख में भारत का मतदाता मंडल सत्तारूढ़ दल से उसका एक बड़ा हिस्सा खुश नहीं है। उसके अंदर सत्तारूढ़ दल को वोट देने के प्रति उत्साह नहीं है। लोकनीति का सर्वेक्षण यह भी बताता है कि 2019 के मुकाबले ऐसे वोटरों की संख्या भी घट गई है जो कि भाजपा को फिर से चुनने के लिए तैयार है।
और ऐसे वोटरों की संख्या अच्छी खासी घट गई है। कम से कम जो पहले 8% थी, वो घटकर 5% रह गई है। तो ये एक बहुत छोटा क्वेश्चन रह जाता है जो भाजपा को मिलता है कि भाई इतने लोग उसे फिर से चुनाव जिताना चाहते हैं। इसी तरीके से जो लोग भाजपा को चुनाव जिताना चाहते हैं, वो क्यों जिताना चाहते हैं भाजपा को चुनाव, उसके बारे में वो स्पष्ट नहीं है। वो कभी गोल गोल बात कहते हैं कि हम भाजपा ने अच्छा काम किया है, ये कोई स्पष्ट नहीं है। जबकि भाजपा विरोधी मतदाता जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस वजह से भाजपा से नाराज है। तो ये स्थिति है। तो ये स्थिति बताती है कि मतदान प्रतिशत क्यों गिरा है, उसकी तरफ इशारा करती है। हालांकि मतदान प्रतिशत केरल में भी गिरा है, जहां भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा चुनावी भाजपा को कोई चुनावी दांव वहां पर नहीं है, वहां भी मतदान प्रतिशत गिरा है। एक तर्क ये निकल के आया है कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में कड़ी प्रतियोगिता है वहां पर मतदान प्रतिशत पहले जैसा ही रहा है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में चूंकि प्रतियोगिता कड़ी है, इसलिए वहां मतदान प्रतिशत पहले जैसा रहा है। और जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान जहां प्रतियोगिता कड़ी नहीं थी, वहां मतदान प्रतिशत गिर गया है। तो फिर ये सवाल पूछा सकता है कि भाई आखिरकार मतदान प्रतिशत क्यों गिरा है? कड़ी प्रतियोगिता ना होना तो इस बात का कोई तर्क नहीं है। गर्मी होना भी इस तर्क का नहीं है। भाई लोग अपने दफ्तर तो जाते ही हैं, लोग अपने परिवार के साथ बाहर तो निकलते ही हैं, और मतदान के दिन तो छुट्टी होती है। केवल आपको घर से निकलकर 1-1.5 किलोमीटर दूर बने हुए मतदान केंद्र तक ही तो जाना है। तो गर्मी तो अपने आप में कोई फैक्टर नहीं है। तो तर्क ही गलत है कि गर्मी की वजह से वोट नहीं पड़ा। मुख्य तौर पर वोटर का मन मुरझाया हुआ है। पिछले 10 वर्ष में जिस प्रकार का शासन प्राप्त हुआ है और जिस तरीके से उसकी उम्मीदें टूटी हैं, आहत हुई हैं, उससे उसका मन मुरझाया हुआ है। वो स्पष्ट रूप से भारतीय पार्टी के खिलाफ कोई वक्तव्य नहीं दे रहा है, लेकिन उसका मन कहता है कि वोट देने से कोई फायदा नहीं है। ये लोग ऐसे ही हैं, इनको 2 बार हमने वोट दे के देख लिया, उससे कुछ खास हुआ नहीं। अच्छा, एक बहुत बड़ा तर्क ये भी है कि देखिए भाजपा ने 2 बार मुद्दे भी बदले हैं। पहले वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी बात कह रही थी, उसके बाद फिर वो उसका मंगलसूत्र कांड शुरू हुआ, जिसमें उसने कहा कि भाई आपके बहनों के मंगलसूत्र छीन के बांट दिए जाएंगे। तो उसका भी कोई खास मतलब उत्साह नहीं पैदा हुआ वोटरों में, उसकी वजह से भी। और खासतौर से उत्तर प्रदेश में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी तक 16 सीटों में मतदान हो चुका है। 8 सीटों में पहले दौर में, दूसरे दौर में 8 सीटों पर, यानी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं 16 सीटें। इन 16 सीटों में काफी मतदान प्रतिशत नीचे गिरा है। ये चीज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ बेचैनी का सबब हो सकती है। देखिए, मतदान प्रतिशत गिरने से अगर नुकसान है, और वो नुकसान किसी के लिए, विपक्ष को क्या नुकसान होगा उत्तर प्रदेश में? विपक्ष के पास तो उत्तर प्रदेश में 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, और 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी की थी। भाजपा के पास 63-62 सीटें थी, 2 उसके 3 उनके उन्होंने जीती थी, तो 65 सीटें थी। तो नुकसान तो विपक्ष के पास ज्यादा कुछ खोने के लिए है नहीं। अब राजस्थान में विपक्ष के पास क्या खोने के लिए है? आपके मध्य प्रदेश में विपक्ष के पास क्या खोने के लिए है? जो कुछ खोएगी तो भारतीय जनता पार्टी ही खोएगी। अगर मतदान प्रतिशत गिरने से कहीं कोई नुकसान होता है तो भाजपा को ही नुकसान होगा। और वो सीटें जहां भाजपा की जीत का अंतर बहुत कम था, जैसे कि उत्तर प्रदेश की जो 18 सीटें ऐसी हैं, वहां पर मतदान प्रतिशत में इतनी गिरावट तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे समीकरणों को गड़बड़ा देगी, उसकी संभावनाओं को गड़बड़ा देगी। अब जैसे मथुरा है, मथुरा में 5 बजे तक का आंकड़ा यह है कि 2019 के आंकड़े से तुलना करें तो मथुरा में 15% कम वोट पड़े थे। आप बताइए कितनी बड़ी गिरावट है मथुरा में। मेरठ में 9% कम वोट गिरे थे। अमरोहा में 10% कम वोट गिरे थे। बुलंदशहर में 8% कम वोट गिरे थे। नोएडा में 5% वोट कम गिरे थे। और मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र में हूं, जिसमें मैंने आज वोट डाला, गाजियाबाद, वहां तो हालत ये थी कि जब मैं और मेरी पत्नी वहां वोट डालने के लिए गए तो हम लोगों को वोटर लिस्ट में अपना नाम खोजने में देर लगी काफी, क्योंकि हमारे पास उस तरह के दस्तावेज नहीं थे जिससे कि तुरंत वोटर लिस्ट में नाम खोया जा सकता था। तो मुझे लगा कि मैं ये ज्यादा समय ले रहा हूँ पीठासीन अधिकारी का, तो मैंने पीठासीन अधिकारी से क्षमा याचना के स्वर में कहा कि माफ कीजिए, मैं आपका ज्यादा समय ले रहा हूँ। तो उसने हंस के कहा कि अरे क्या चिंता की बात है, हम तो सवेरे से खाली बैठे हुए हैं, जितना चाहे आराम से लीजिए। तो हम लोगों ने आराम से 20 मिनट लगा के अपना नाम खोजा और वोट दिया। इस बीच में हमने बाहर जाकर एक सहायक थी, उसकी मदद भी ली, फिर हम आए, तब भी कोई नया मतदाता नहीं आया उस बीच में।
बिल्कुल एकदम, हम तो खाली बैठे हुए हैं, आप जब तक चाहे तो ये स्थिति 28 साल से मैं इस इलाके में रह रहा हूँ। 2 लोकसभा के चुनावों में, 2 विधानसभा के चुनावों में, 3 विधानसभा के चुनावों में मतदान यहाँ कर चुका हूँ, है। लेकिन मैंने ये ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी कि मतदान स्थल पे ना कोई भीड़ ही नहीं है, सब लोग औंग रहे हैं, सन्नाटा खिंचा हुआ है। तो ये स्थिति बताती है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो अनुमानित नहीं था, वो घटित हो रहा है। क्या घटित हो रहा है? ये तो भविष्यवाणी हो जाएगी अगर इस बात बारे में कहा जाए, मतलब जो है। तो ज्योतिषियों का काम है वो बताएं आज की तारीख में। हम तो 4 तारीख का इंतजार करेंगे कि क्या घटित हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसका किसी को अनुमान नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को भी अनुमान नहीं था, विपक्ष को अनुमान नहीं था, और हमारे आपके जैसे राजनीतिक समीक्षकों को भी अनुमान नहीं था। हम तरह तरह के अंदाजे लगा रहे थे, लेकिन ये अंदाजा नहीं लगा रहे थे कि ये बात चुनाव के नतीजे को प्रभावित करेगी। भाजपा के समर्थक ये कहते हैं, टीकाकार भी और आम लोग भी, प्रधानमंत्री भी इस तरफ इशारा करते हैं कि उनके समर्थक तो काफी जोर शोर से वोट डाल रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। विपक्ष के लोगों का हौसला पस्त हो चुका है और उनके लोग, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक वोट डालने ही नहीं निकल रहे, क्योंकि वो मान चुके हैं कि हार हो चुकी है। आपने पिछले उत्तर में भी इसका थोड़ा सा इशारा किया था। क्या ये तर्क सही हो सकता है? देखिए, होने के लिए कुछ भी सही हो सकता है। जैसे अभी एक भाजपा समर्थक ने तर्क दिया कि विपक्ष के लोग पस्त हैं क्योंकि उन्हें, मतलब हार उन्हें तय लग रही है अपनी, और भाजपा के लोग सुस्त हैं क्योंकि उन्हें हार 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 उन्हें निश्चित जीत उन्हें निश्चित लग रही है। अच्छा, अब नरेंद्र मोदी ने तो 400 पार का नारा दिया था, जो उन्होंने देना तकरीबन ही कर दिया है। अब तो वो इस प्रकार का नारा देते हैं कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। उसके मुकाबले में विपक्ष की तरफ से भी एक नारा दिया जा रहा है कि अब की बार 2004, यही बात कही जा रही है। तो ये नारेबाजियों की बात तो छोड़ दीजिए, ये तो नारे आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन ये जो पूरा माहौल बना हुआ है, ये माहौल निश्चित रूप से उस पार्टी के लिए चिंताजनक है जो पिछली बार दबा के चुनाव जीती थी। इसलिए केवल ये मान के संतोष कर लेना कि हमारे विरोधी हैं वो पस्त हो गए हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल, देखिए, जिस व्यक्ति को महंगाई ने परेशान कर रखा है, जो व्यक्ति रोजगार की तलाश में है और रोजगार नहीं मिल रहा है और क्षुब्ध है, मतलब है, वो व्यक्ति घर में बैठा रहेगा, वोट डालने नहीं जाएगा, ये मैं मानने को तैयार नहीं। वो तो अपनी बात कहेगा वोट के जरिए, वो चुनाव जीते हारे। जिनको यकीन है कि भाई अब की बार जब 400 पार ही हो जाएगा, 400 नहीं पार होगा तो करीब 350 350 सीटों तो मिल ही जाएंगी, तो वहां कुछ हो सकता है। लेकिन खबरें कुछ ऐसी भी आ रही हैं जिनके बारे में अंदाजा, देखिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं के अंदर जो एक बुझापन है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों में जो एक तरह की उदासीनता है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो इन तमाम पहलुओं पर आप निगाह डालें तो ये सत्तारूढ़ दल के लिए चिंता का सबब है और विपक्ष के लिए आत्मान्वेषण का सबब है कि अगर उसने अपनी चालें ठीक से चली होती, अपना संगठन, अपनी एकता ठीक से की होती, अपना तंबू ठीक से लगाया होता, तो आज शायद वो उदासीनता को सरकार के खिलाफ एक मुखर एंटी इंकम्बेंसी में बदल सकता था। एक बात जो कही जा रही, जो भी आपने जिक्र भी किया कि अब की बार 2004, तो 2 चरणों के मतदान के बाद क्या आप उसमें कोई साम्यता देखते हैं 2004 की प्रवृत्तियों में और अभी जो चल रहा है उसमें? देखिए, 2004 में तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में बहुत थोड़ा सा फर्क रह गया था। कांग्रेस भाजपा से केवल एक कदम ही आगे थी सीटों के लिहाज से। भाजपा के सहयोगी दल थे वो ज्यादा हारे थे, कांग्रेस के सहयोगी दल उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया था। भाजपा ने एआईडीएमके के साथ गठजोड़ तोड़ दिया था, उसका उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा था, तो वो एक तरह की रणनीतिक हार भी थी उसमें। और उस जमाने में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मुकाबले एक छोटी पार्टी थी और कांग्रेस का कैचमेंट एरिया भी बड़ा था, भाजपा का कैचमेंट एरिया इतना बड़ा नहीं था। उस बात को 20 साल से ऊपर हो गए, 20 साल करीब हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये नतीजा 2004 जैसा होगा। मैं मानता हूं कि किसी भी हालत में, चाहे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते चाहे हारे, चुनाव हारने की स्थिति में भी, मान लो भारतीय जनता पार्टी की 100 सीटें कम हो जाती हैं, इसका मतलब ये होगा कि वो चुनाव हार गई, लेकिन तब भी वो देश की सबसे बड़ी पार्टी होगी और दूसरी कोई भी पार्टी उसके नजदीक नहीं होगी।
मैं नहीं मानता हूं कांग्रेस को 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। तब कांग्रेस कितना बढ़ेगी? कांग्रेस जितना बढ़ेगी 100 सीट तक पहुंचेगी मुश्किल से कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी की 100 सीटें भी कम हो जाएंगी, तब भी उसकी 203 सीटें होंगी। तो 2004 का दोहराव तो हो ही नहीं सकता है किसी भी कीमत पर। लेकिन ये जरूर देखा जा सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 272 से 50 सीटें और नीचे गई तो उसके बाद उसके लिए सरकार बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। मोदी के नेतृत्व पर एक बहुत बड़ा ऐसा सवालिया निशान लगेगा जिसका बोझ न नरेंद्र मोदी की गर्दन से कभी उतरेगा, ना भारतीय जनता पार्टी की गर्दन से कभी उतरेगा। तो वो सब चीजें उलट पलट जाएंगी। और पता नहीं उसके बाद क्या होगा, कौन किसको समर्थन देगा, किसकी सरकार बनेगी, कहाँ क्या समीकरण बनेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कम से कम एक बात तय है कि वो सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी, बुरे से बुरा प्रदर्शन करने के बावजूद। लेकिन भाजपा के लिए, जैसे मैं कई बार कहा, जिस तरह जीत के कई चेहरे होते हैं उस तरह हार के भी कई चेहरे होते हैं। भाजपा के लिए हार के कई चेहरों में एक चेहरा यह है कि भाजपा को पूर्ण बहुमत ना प्राप्त हो, उससे बहुत 10 सीटें उसकी कम रह जाएं। एक हार का चेहरा ये है। एक हार का चेहरा ये है कि भाजपा की 50 सीटें कम हो जाएं। एक हार का चेहरा है कि उसकी 100 सीटें कम हो जाएं। एक हार का चेहरा ये है कि उसकी 150 सीटें कम हो जाएं। मैं मानता हूं अगर 10-12 सीटें कम होती हैं तो नरेंद्र मोदी एक गठजोड़ सरकार बना लेंगे और फिर बाकी 5 साल उनका लगभग आचरण वैसा ही होगा जो एक बहुमत के प्रधानमंत्री का होता है। लेकिन अगर और ज्यादा सीटें कम होती हैं, 50 सीटें कम होती हैं, तो मोदी के नेतृत्व पर फिर पूछताछ होगी कि भाई ये कैसे हुआ। भाजपा कार्यकर्ता भी पूछेंगे, भाजपा के अंदर दूसरे लोग भी सिर उठाएंगे कि वो भी नेतृत्व कर सकते हैं। फिर तो इस तरह की बात कही जाएगी, इतनी सीटें तो मोदी की, अगर 200 सीटें भाजपा की रह जाती हैं तो लोग कहेंगे इतनी सीटें तो मोदी के बिना भी मिल सकती थी। उसके लिए हर पोस्टर पर मोदी की तस्वीर लगाकर ये डींगे मारने की क्या जरूरत थी। तो कई ऐसे पहलू हैं जो उस वक्त सामने आएंगे, तब हम लोगों को देखना होगा कि वो पानी किस तरह मर रहा है। आज के दिन में हम ये कह सकते हैं, अगर हम 22 जनवरी से इस यात्रा को देखें, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, क्या हम ये कह सकते हैं कि उसके बाद से तकरीबन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी में थोड़ी गिरावट ही आई है? उनके एक जो चुनावी उनकी छवि थी कि एकदम अकेले ही चुनाव जिताकर ले जा रहे हैं, कम से कम मीडिया के विमर्श में और जो कम मतदान हुआ उसके बाद ये कह सकते हैं कि वो उस छवि में काफी एक हल्कापन तो आया है? हाँ, उनकी छवि के प्रति उनकी जो तथाकथित शक्ति थी, लगता था कि अपराजेय हैं, वो उसके प्रति तो शंकाएं पैदा हो गई। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से अगर आप वैसी ऑन रिकॉर्ड बात करेंगे तो वो कभी नहीं मानेंगे इस बात को। लेकिन अगर आप पीठ पीछे बात करते हैं तो सब लोग कहते हैं, उनके घटक दलों के नेता कहते हैं, भाजपा के अपने कार्यकर्ता कहते हैं, संघ के लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि ये तो पहले ऐसा मामला नहीं रहा। मोदी के प्रति जो एक प्रकार की ललक हुआ करती थी 2004 में और 2019 में, वो ललक अब कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है। अगर वो ललक नहीं है तो फिर क्या है? जाहिर है ललक नहीं है तो उदासीनता है, और उदासीनता है तो उदासीनता का किरदार क्या है, उस उदासीनता की संरचना क्या है, उसकी शक्ल सूरत क्या है, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। ये भी हम कह सकते हैं कि स्थानीय स्तर के मुद्दे भी ज्यादा हावी हो रहे हैं, खासतौर पे बिहार में, उत्तर प्रदेश में सांसदों का प्रदर्शन कैसा रहा, उनकी देखिए, छवि कैसी है? जब राष्ट्रीय कोई मुद्दा नहीं होगा जब राष्ट्रीय कोई मुद्दा नहीं होगा तब फिर चुनाव तो स्थानीय होगा ही। अभी हमारे एक मित्र ने, विनोद अग्निहोत्री ने, एक बड़ा अच्छा फिक्रा कहा कि भाजपा ने पूरे चुनाव को अधिकतम केंद्रीकृत कर दिया। मोदी की गारंटी, मोदी को वोट मिलेगा, मोदी को सब कुछ मिलेगा। भाजपा ने इस चुनाव को अधिकतम केंद्रीकृत बनाया और जनता ने इस चुनाव को अधिकतम विकेंद्रीकृत कर दिया है। आप समझ रहे हैं ना, कितनी बढ़िया बात उन्होंने कही। भाजपा जितना केंद्रीकृत करती चली गई, जनता उतना ही उस चुनाव को विकेंद्रीकृत करती हुई चली जा रही है। तो ये एक बात है जो दिखाई पड़ रही है। एक और चीज इसमें है कि यहाँ से क्या हम ये देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी आने वाले चरणों में मुद्दों को और बदलेंगे और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ चुनाव जाएगा, ऐसा कहा जा सकता है? देखिए, एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण इससे ज्यादा और क्या होगा? सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और वो मेरे ख्याल से ये जो उन्होंने, इनका जो मंगलसूत्र कांड है, इसका नुकसान हुआ है, मैं मानता हूँ। इससे भाजपा को कोई लाभ नहीं हुआ। अगर मंगलसूत्र कांड से उत्साह का इंजेक्शन लगा होता मतदाताओं में और
कार्यकर्ताओं में, स्वयंसेवकों में, तो ये इतने दूसरे चरण में वोटिंग का प्रतिशत फिर न गिरता। तो जितनी ये नकारात्मक बातें करेंगे इनका उन्हें नुकसान होगा। इनको चाहिए कि अपने सकारात्मक पहलुओं को सामने रखें, अपनी उपलब्धियों को पेश करें, लोगों को ये बताएं कि क्यों केवल वे ही स्थायी सरकार दे सकते हैं। जिस विपक्ष के पास 100 सीटों की पार्टी नहीं है वो क्या स्थायी सरकार देगा। इन सब बातों को अगर शुरू से रखते तो ये बात ही मतदाताओं को इनकी तरफ आकृष्ट होने के लिए मजबूर कर देती। मतदाता कहते कि कैसी भी सरकार चलाई हो लेकिन स्थायी सरकार तो यही बंदा दे सकता है। ये उन्होंने किया नहीं। पहले तो भ्रष्टाचार दमन, विपक्ष का दमन और भ्रष्टाचार की बात करते रहे। उसके बाद में फिर ये मंगलसूत्र कांड उन्होंने शुरू कर दिया और मुसलमान विरोधी भाषा बोलने लगे। इन दोनों का उन्होंने कोई लाभ हुआ नहीं अभी तक ये अपने सकारात्मक कामों को लेकर जनता के सामने पहुंच गए ही नहीं है। पूरी मुहिम इनकी नकारात्मक है पूरी तरीके से, जबकि विपक्ष कह रहा है कि भाई हम सत्ता में आ गए तो हम ये करेंगे। भाई विपक्ष जो होता है वो सत्ता की आलोचना तो करता ही है, वो पहलू उसके नकारात्मक होते हैं, साथ में वो अपना एजेंडा पेश करता है। विपक्ष ने अपना एजेंडा पेश किया है और मोदी विपक्ष के वो एजेंडे यानी कांग्रेस के घोषणा पत्र पे ही प्रहार कर रहे हैं। उससे ये भी हुआ कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के वो प्रहार भी मतलब बड़ा अजीब सा है उनका। उसके प्रति लोगों में उत्सुकता भी पैदा हुई। जो लोग इंटरनेट तक पहुंच रखते हैं, जो लोगों को पढ़ने अढ़ने का थोड़ा शौक और फुर्सत है, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा लोगों ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को पढ़ा होगा और उनमें वो चीजें ढूंढी होंगी जितने आरोप मोदी ने लगाए हैं कि कहाँ इसमें मंगलसूत्र, आदिवासियों की चांदी छीनने का कहाँ जिक्र है, मंगलसूत्र का कहाँ जिक्र है, इस तरह की बातें सब, विरासत कर कहाँ है इसके अंदर, ये सब बातें कुछ ना कुछ तो खोजी होंगी इसके अंदर। वो बातें तो उसमें मिलने वाली है नहीं, है ही नहीं उसके अंदर। वो योगी आदित्यनाथ का मैं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो वो गाय काटने की इजाजत दे देंगे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हर किसी को वो खाने का हक है जो खाना चाहते हैं, अपनी पसंद का भोजन करने का हक है। तो इस तरीके से भी खींचतान की एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश, सारी बातें खींचतान के मतलब निकाल के ही हो रही है ना। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, लेकिन अब लोग भी देखते हैं भाई ये बात जो कही जा रही है वो है कि नहीं उसके अंदर मौजूद घोषणा पत्र में। तो ये वो तो उसके अंदर दिखेगी नहीं, लोगों को प्रमाण तो मिलेगा नहीं आपकी बात की सच्चाई का। ऐसे लोग जो कि पहले से ही कांग्रेस को हिंदू विरोधी मानते हैं, मुसलमानों का समर्थक मानते हैं, गाय के और ब्राह्मण के खिलाफ, गो ब्राह्मण के खिलाफ मानते हैं कांग्रेस को, वो तो पहले से ही कांग्रेस को ऐसा मानते हैं। वो एक जो छोटा सा एक अल्पसंख्यक हिस्सा है जो कट्टरपंथी है, वो तो उसके लिए तो कोई और भाषण देने की भी आवश्यकता नहीं है। प्रश्न ये है कि बाकी मतदाता जो हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में हैं, उनको भाजपा की बातें कैसी लग रही हैं, वो कांग्रेस की बातें कैसी लग रही हैं। एक आखिरी सवाल आज की बातचीत के लिए आम आदमी पार्टी के संदर्भ में पूछना चाहूंगा। ऐसा लग रहा है अब कि सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के स्थान पर धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के सबसे प्रमुख नेता के रूप में उभर रही हैं। आज उन्होंने एक रोड शो किया दिल्ली में और स्टार प्रचारकों की सूची में भी उनका नाम है, और अब ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक, कम से कम इन लोकसभा चुनाव तक तो जेल में रहने ही वाले हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम को हम कैसे समझें? क्या यह आम आदमी पार्टी के लिए एक लाभप्रद सौदा साबित होगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी उस समय हुई है जबकि चुनाव प्रचार शुरू हो गया था, आचार संहिता लग चुकी थी। कुछ ना कुछ तो आम आदमी पार्टी को चाहिए था कि अरविंद केजरीवाल का स्थानापन्न हो। अच्छा, तो वो एक प्रतीकात्मक रूप से उनकी पत्नी को उतारा गया है मैदान में और वो अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसा लगता है कि उनके अंदर भी एक समझ है राजनीति को, उनके पास एक भाषा भी है, शालीनता भी है, उनका व्यक्तित्व भी गंभीर लगता है, मतलब है। तो वो उस तरीके से उनको उतारा गया है और वो संघर्ष में कूद भी पड़ी है पहले दिन से। तो उसका उन्हें आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल का कोई स्थानापन्न तो हो नहीं सकता है, किसी का कोई स्थानापन्न नहीं होता है, लेकिन कम से कम उन्हें उतारा गया है वहां पर। और अरविंद केजरीवाल की कुर्सी हर जगह खाली रखी जाती है, उसमें लिख दिया जाता है श्री अरविंद केजरीवाल। तो ये एक प्रतीकात्मक तरीके से भारतीय जनता आम आदमी पार्टी ये काम कर रही है और मुझे लगता है कि चुनाव तक तो ये इसी तरीके से चलेगा। फिर लोकसभा के चुनाव परिणाम जिस तरह से निकलते हैं उसके बाद से आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति पे नए तरीके से विचार करेगी। यह माना जाता है कि जो आम आदमी पार्टी के कुछ वोटर हैं जो उसे विधानसभा में वोट देते हैं, वही वोटर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाते हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी की ऐसे वोटरों की संख्या बहुत है।
बहुत है। तो क्या इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है? क्या उनका एक कदम थोड़ा आत्मघाती भी है दिल्ली के संदर्भ में या अन्य जगहों के संदर्भ में? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि चूँकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठजोड़ हो गया है, तो उन दोनों के वोटर निश्चित रूप से जुड़ेंगे आपस में। तो दोनों के ही उम्मीदवारों को पहले के मुकाबले ज़्यादा वोट मिलेगा। भाई पहले तो सब लोग लड़ रहे थे, तो वोट बँट गया था। अब भाजपा के खिलाफ जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनको 2019 के मुकाबले ज़्यादा वोट मिलेगा, पहली बात तो ये है। अल्पसंख्यक वोट भी बहुत बड़े पैमाने पर मिलेगा। तो ये एक तो गठजोड़ के लिए फायदे की बात है। दूसरे, अरविंद केजरीवाल को जिस तरह गिरफ्तार किया गया है, मनीष सिसोदिया उस तरह गिरफ्तार किया गया है, विपक्ष के कांग्रेस के ऊपर भी नजला गिरा है नरेंद्र मोदी का, तो उससे विपक्ष का दमन हो रहा है। इस बात को जनता अच्छी निगाह से नहीं देखती है। ऐसा नहीं है कि जनता विपक्ष के दमन को लेकर जो है ना, वो बाग है, खुशी के मारे पागल हुई जा रही है। तो उससे भी कुछ वोटर जो है, कुछ वोटर, गरीब आदमियों का जो वोटर जो लोकसभा में मोदी के साथ चला जाता था, वो फिर आम आदमी पार्टी में रह सकता है। उसका भी आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। कम से कम इतना फायदा तो मुझे दिखाई पड़ता है। आज की बातचीत को हम इसी बिंदु पर समाप्त करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे। कल रविवार का दिन है, तो हमारा साप्ताहिक अंक होगा जिसमें आनंद वर्धन जी भी जुड़ेंगे। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।